चलिए आज हम वर्ब का रिवीजन करें जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो जब हम वर्ब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हम वर्ब को दो पार्ट में देख लें। एक है हमारे पास मेन वर्ब और है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म बनाने के लिए अगर रेगुलर तरीका अपनाना है तो हम ईडी का यूज़ करते हैं, और इररेगुलर अगर यूज़ करना है तो फिर उसके अलग अलग फॉर्म है। एक ऐसा है जिसमें तीनों फॉर्म एक जैसे रहते हैं, दूसरा ऐसा है जिसमें दो एक जैसे रहते हैं, तीसरा अलग, और थर्ड पार्ट जो होता है जिसमें तीनों अलग। दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट। हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास आता है इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड एंड मॉडल्स। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जब हम वर्ब पढ़ना स्टार्ट करें तो हमें एक चीज ध्यान देना है कि जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं वर्ब से वो या तो एक्टिव में बनता है या पैसिव में। अब सेंटेंस पढ़कर ये पता करना कि सेंटेंस एक्टिव होना चाहिए या पैसिव, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल इससे क्वेश्चन एग्जाम में आने लग गए हैं। तो अगर आप एक स्ट्रक्चर का एक थोड़ा मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट के बाद अगर आप V1 लगा रहे हैं तो ये एक्टिव वॉइस है, और अगर आप सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगाकर थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ये पैसिव वॉइस है। यहाँ पे सब्जेक्ट काम करता है, यहाँ पर सब्जेक्ट पर काम किया जाता है। सेम अगर आप V2 लगाते हो तो ये एक्टिव है, और फिर अगर आप इज एम आर वॉज वर के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हो तो ये पैसिव है। सॉरी, यहाँ पर हम वॉज वर का यूज करते हैं इज एम आर प्रेजेंट में और वॉज वर पास्ट में। अगर हम सब्जेक्ट के बाद हैज हैव लगाते हैं, हैज हैव, और थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो ये एक्टिव है, और अगर हम हैज हैव के बाद बीन लगाकर थर्ड फॉर्म लगाएं तो ये पैसिव है। आपको एक्टिव का स्ट्रक्चर, एक्टिव का मतलब होता है जब सब्जेक्ट काम करता है, और पैसिव का स्ट्रक्चर यानी जब ऑब्जेक्ट काम करता है तो हम या सब्जेक्ट पर काम किया जाता है तो उसे हम पैसिव कहते हैं। जैसे अगर हम एक सेंटेंस देखें कि द गवर्नमेंट was prohibited selling liquor at द मॉटल्स का मतलब होता है मोटर प्लस होटल। अब यहां पर द गवर्नमेंट वॉज प्रोहिबिटेड सेलिंग, गवर्नमेंट को कौन प्रोहिबिट करेगा भाई? गवर्नमेंट प्रोहिबिट करती है, और ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास ये पैसिव में आया है। तो ये सेंटेंस तो एक्टिव में होना चाहिए था, यहां पर वॉज नहीं होना चाहिए था, यहां पर होना चाहिए था द गवर्नमेंट प्रोहिबिटेड सेलिंग लिकर एट द मॉटल्स। हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपका सब्जेक्ट काम कर रहा है, जैसे यहां पे गवर्नमेंट प्रोहिबिट करेगी, गवर्नमेंट को कोई प्रोहिबिट नहीं करता, यानी कि गवर्नमेंट प्रोहिबिट कर रही है, इसीलिए सेंटेंस शुड बी इन एक्टिव वॉइस, और अगर गवर्नमेंट पर किया जाता तो दैट शुड बी इन पैसिव वॉइस। आजकल बहुत क्वेश्चन आने लग गए इससे, तो एक्टिव और पैसिव का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक इजी सा हम एक और देखें, जैसे आपने एक सेंटेंस लिखा कि द चेयर मूव्ड। अब इस सेंटेंस को देखकर ऐसा लग रहा है कि चेयर ने मूव कर दिया, क्योंकि एक्टिव वॉइस है। स्ट्रक्चर जो है वो अभी भी आपको बताया कि अगर आप V2 लगाएंगे तो सब्जेक्ट काम करेगा। चेयर कब मूव कर देता है? चेयर को मूव किया जाता है, यानी सेंटेंस होना चाहिए था कि द चेयर वॉज मूव्ड। चेयर मूव नहीं करता, चेयर को मूव किया जाता है। सो वेन एवर यू आर मेकिंग सेंटेंस, या अगर आप देख रहे हैं सेंटेंस को, तो ये ध्यान देना है कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होना चाहिए था या पैसिव वॉइस में। उसके लिए आप एक्टिव और पैसिव का स्ट्रक्चर देख लें। और कल भी मैंने आपको बताया था कि दो तरह के सेंटेंस करेक्शन होते हैं, आईज एंड माइंड। दीज क्वेश्चन आर रिलेटेड टू माइंड। आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको वो सेंटेंस समझ में नहीं आएगा, विजिबल नहीं होता इसमें। जब आप पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होना चाहिए था या पैसिव वॉइस में। अब हम जरा वर्ब के अगले उस पे देखें तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब का। जितने मेन वर्ब होते हैं वो ट्रांजिटिव होते हैं या इनट्रांजिटिव होते हैं। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव? जो क्रिया किसी और पर की जाए दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव, और जो किसी और पर ना की जा सके, खुद
खुद पर ही होती हो, दैट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव। अब हमारे पास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेजर वर्ब है वो है फॉल, यानी गिरना। अगर खुद गिर गया कोई चीज, जैसे बाल खुद गिर जाते हैं, हेयर फॉल, पत्ते खुद गिर जाते हैं, लीफ फॉल, झरने खुद गिरते हैं, फॉल। जब कोई चीज खुद गिरती है तो फॉल, और गिरा दिए जाते हैं तो फेल। लाई, लेट जाना इज लाई, और किसी चीज को बिछाना या लिटाना, दैट इज कॉल्ड ले। राइज, खुद उठना, और रेज, उठाना। सिट, बैठना, और सीट, बिठाना। हमेशा याद रखना है कि अगर आपको ट्रांजिटिव वर्ब यूज करना है, यानी किसी और पर काम करना है, तो हम यूज करेंगे फेल, ले, रे, सीट। और अगर खुद पर काम करना है या किसी भी जो सब्जेक्ट है वो अपनी ही बॉडी पर वो फंक्शन कर रहा है, तो फॉल, लाई, राइज, सिट एटसेट्रा। जैसे अगर हम एक सेंटेंस में देखें कि ही फेल ऑन द ग्राउंड। अब यहां पर जो मैंने फेल लिखा है, बी केयरफुल, ये वाला फेल नहीं है, ये फॉल का सेकेंड फॉर्म फेल है, क्योंकि अगर ये फेल फर्स्ट फॉर्म होता तो हम यहां पर एस लगाते, यानी कि वो गिर गया। अब कोई खुद ही गिरेगा, लेकिन अगर हम कहें कि ही फेल्ड हिज बुक्स, उसने अपनी किताब गिरा दी, उसने अपनी किताब गिरा दी, तो यहां पर हमने फेल का सेकेंड फॉर्म यूज किया है। फॉल, फेल, फॉलन, फेल, फेल्ड, फेल्ड। लाई, ले, लेन, ले, लेड, लेड। राइज, रोज, राइजन, और रेज, रेज, रेज्ड। सिट, और सीट, सीटेड, सीटेड। ये आपको याद होना चाहिए बेसिक्स में, क्योंकि अगर आपको ये नहीं याद है तो फिर आप प्रॉब्लम में होंगे, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव से आया तो इसी एरिया से आता है। नाउ अफेक्ट एंड इफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को एक प्रभावित करना, वर्ब है। इफेक्ट ये वर्ब का भी काम करता है और नाउन का भी। अगर हम वर्ब की तरह इसको यूज करें तो इसका मतलब होता है किसी चीज को इंप्लीमेंट करना, और अगर नाउन की तरह काम करें तो फिर इसका मतलब होता है प्रभाव। यहां पर एक्शन है प्रभावित करना, और यहां पर प्रभाव के रूप में यूज करते हैं। हैंग्ड और हंग याद रखना है, फांसी के लिए यूज करना है तो हैंग, और किसी नॉन लिविंग चीज को लटकाना है तो हंग। पिक्चर हंग की जाएगी, शर्ट हंग करेंगे, और अगर किसी को फांसी दे दी गई है तो हैंग्ड। फाइंड का मतलब होता है पाना, और फाउंड का मतलब होता है स्थापित करना। बाइंड का मतलब होता है बांधना, और बाउंड का मतलब होता है किसी खास डायरेक्शन में जब जाते हैं, दैट इज कॉल्ड बाउंड। तो वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, इससे बहुत केयरफुली जो है वो ध्यान देना है, इसको बहुत ही केयरफुली। जैसे अगर एक सेंटेंस आया कि द सन रेजेस इन द ईस्ट। अब क्या गड़बड़ी कर दी भाई, सन जो है वो खुद ही राइज होता है, रेज नहीं होता, यानी जो खुद होगा वो राइज होगा, यानी यहां पर रेजेस नहीं, यहां पर होना चाहिए था राइजेस। और अगर हमने कहा कि ही राइजेस हिज वॉइस, तो अब ये यहां पर गड़बड़ हो गया, उसने अपनी आवाज उठाई, खुद नहीं उठा, आवाज उठाई, तो राइजेस नहीं, रेजेस। ध्यान रखना है जहां पर क्रिया किसी और पर की जा रही हो वहां पर ट्रांजिटिव, और जहां पर खुद पर की जा रही हो दैट इज इंट्रांजिटिव। और ये मेजर वर्ब है जो आपको ध्यान रखना है। फॉल, फेल, लाई, ले, राइज, रेज, सिट, सीट, अफेक्ट, इफेक्ट, हैंग्ड, हंग, फाइंड, फाउंड, और बाइंड, बाउंड। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे चले तो हमारे पास मेन वर्ब में जो दो फंक्शन आते हैं कि मेन वर्ब और क्या क्या काम करता है। तो मेन वर्ब नाउन की तरह भी काम करता है, और जब वो नाउन की तरह काम करता है तो उसके दो मेजर जो हमारे पास रूप हैं, जिरंड एंड इन्फिनेटिव। एक एक करके बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं इन्फिनेटिव की। तो इन्फिनेटिव में अगर सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है इन्फिनेटिव में वो आता है बेयर इन्फिनेटिव पे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेयर इन्फिनेटिव? अगर हम
इन्फिनेटिव में से टू हटा दें तो दिस इज कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव। कहाँ यूज करते हैं हम? तो अभी तक जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है एग्जाम में वो मेक से आया है, मेक। वैसे मेक, हियर, सी, बेड, वॉच एटसेट्रा, ये जो वर्ब हैं जब ये एक्टिव में आते हैं, ध्यान रखेंगे, जब ये एक्टिव वॉइस में आते हैं तो टू नहीं लेते, और जब पैसिव में आते हैं तो टू लेते हैं। अभी तक एग्जाम में सबसे ज्यादा मेक आया है, इसीलिए एक एग्जाम्पल देखें हम, जैसे ही मेड मी लाफ, ही मेड मी लाफ। यहां पर हमने मेड एक्टिव वॉइस में लिया है, क्योंकि पैसिव का अगर की याद करना है तो इज एम आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन के बाद थर्ड फॉर्म, ये पैसिव में आता ही आता है। अगर नहीं आया है तो ये एक्टिव है। तो यहां पर हमने लाफ के पहले टू नहीं लगाया है, क्योंकि मेक यहां पर एक्टिव वॉइस में आया है। लेकिन अगर हम कहें कि ही वॉज मेड टू लाफ बाय मी, तो फिर हमने यहां पर ही वॉज मेड टू लाफ, क्योंकि यहां पर वॉज मेड आया है यानी पैसिव। ध्यान रखना है कि अगर ये वर्ब एक्टिव वॉइस में आएंगे तो हम इनके साथ बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, और अगर पैसिव में आए तो हम फुल इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। बेयर इन्फिनेटिव और कहाँ यूज होता है? तो दैन, एंड और एक्सेप्ट। दैन, एंड और ये पैरेलल कंजंक्शन है। तो कल भी बताया था आपको कि अगर आपने दैन के पहले अगर आपने टू का यूज किया है बिल्कुल सही है, लेकिन दैन के बाद टू का यूज नहीं करना है, हम सीधे बेयर इन्फिनेटिव लगा देते हैं। सेम अप्लाइज टू एंड और एक्सेप्ट। ये यहाँ इतने जो हैं ये बेयर इन्फिनेटिव के यूजेस हैं। और कहाँ है बेयर इन्फिनेटिव? तो वाई नॉट, अगर आपको कोई सेंटेंस बनाना है वाई नॉट से, तो वाई नॉट के बाद भी हम सीधे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे हम कहें वाई नॉट गो फॉर अ वॉक, वाई नॉट गो फॉर अ वॉक। यहां पर हमने वाई नॉट का यूज किया। नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नॉर्मली आता है, याद रखना है, नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसीलिए हमने वाई नॉट के बाद भी लगाया बेयर इन्फिनेटिव। सेम अप्लाइज टू नीड नॉट एंड डेयर नॉट। याद रखना है, नीड नॉट और डेयर नॉट, इन दोनों के बाद भी हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। यहां पर भी हम टू का यूज नहीं करते, क्योंकि नॉट के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास स्प्लिट इन्फिनेटिव का, बहुत ही इजी है बट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। स्प्लिट इन्फिनेटिव कहता है कि टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, आप इन दोनों के बीच में कोई भी एडवर्ब इंसर्ट नहीं करेंगे। जैसे ही एडवाइज्ड मी टू केयरफुली ड्राइव। अब यहां पर जो टू का वर्ब था वो ड्राइव था, और इसके बीच में लगा दिया केयरफुली, दिस इज रॉन्ग। हम टू और V1 को स्प्लिट यानी कि डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये होना चाहिए था ही एडवाइज मी टू ड्राइव केयरफुली। स्प्लिट इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि आप टू और V1 को स्प्लिट नहीं करेंगे, टू और V1 साथ में रहेगा, जो भी आपको एडवर्ब लगाना है वो हम उसके बाद प्लेस करते हैं। तो बेयर इन्फिनेटिव याद रखना है कि कुछ वर्ब हैं आपके पास जिनके बाद आपको एक्टिव में टू नहीं लगाना है और पैसिव में टू लगाना है। आपके पास कुछ पैरेलल कंजंक्शन है, दैन, एंड, और, आपको याद रखना है इसके पहले टू लगाना है लेकिन इनके बाद टू का यूज नहीं करना है। नॉट के बाद आपको V1 लगाना है, वाई नॉट प्लस V1, नीड नॉट प्लस V1, एंड स्प्लिट इन्फिनेटिव यानी कि टू और V1 को हमें स्प्लिट नहीं करना है। अब हम बात करेंगे परफेक्ट इन्फिनेटिव की। कई बार ऐसा होता है कि हम पास्ट की बात करते हैं, जिसमें हम कहते हैं ही कन्फेस्ड या रिकलेक्टेड या रिमेंबर या एडमिटेड, तो हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब पास्ट का और फिर टू हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे अगर हम एक सेंटेंस कहें कि ही कन्फेस्ड, उसने कन्फेस किया, टू हैव स्टोलन द वॉच,
कि उसने वॉच चुराया था। अगर ये वाला पार्ट पास्ट में आया है तो हम इधर परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, यानी पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट हो गया था, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट इन्फिनेटिव। समटाइम वी यूज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ऑल्सो, हम कॉन्टिन्यूअस में भी यूज करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाया और फिर टू प्लस बी और फिर वर्ब आईएनजी, जैसे आई होप टू बी विजिटिंग दिल्ली नेक्स्ट मंथ। यहां पर जो हमने लगाया है वो हमने कॉन्टिन्यूअस में यूज किया है, दैट इज कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव। तो आप परफेक्ट इन्फिनेटिव भी यूज कर सकते हैं और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी यूज कर सकते हैं। इन्फिनेटिव में जो मेजर चीज है वो है बेयर इन्फिनेटिव जहां जहां यूज होता है, और साथ में परफेक्ट इन्फिनेटिव, कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन आता है। अभी तक बेयर इन्फिनेटिव में सबसे ज्यादा मेक आया है, और अगर हम इसकी बात करें तो दैन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बेयर इन्फिनेटिव इस कंडीशन में बात करें तो नीड नॉट अक्सर एग्जाम में आया है। स्प्लिट इन्फिनेटिव काफी एग्जाम में आता है, ये दोनों थोड़े कम दिखते हैं लेकिन कभी कभी एग्जाम में ये भी आ जाते हैं, तो इनको आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। अब हम अगर बात करें जीरंड की, तो सॉरी एक पॉइंट और है आपके पास इन्फिनेटिव में कि अगर बट लगाया है और बट के पहले डू डज डिड आया है तो भी आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, जैसे ही डज नथिंग बट स्लीप। अगर बट के पहले अगर डू डज डिड आया है तो भी हम सीधे V1 ही लगाते हैं। अब अगर हम बात करें जीरंड की, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है एग्जाम में, जीरंड यानी कि वर्ब का वो फॉर्म जो नाउन का काम करता है, और फॉर्म है वर्ब आईएनजी। देखिए मेन वर्ब जो है वो नाउन की तरह काम करता है, वर्बल नाउन कहलाता है, और जब वो वर्बल नाउन की तरह यूज करता है तो उसके दो फॉर्म है, वर्ब आईएनजी जीरंड एंड 2+V1 जीरंडियल इन्फिनेटिव और सिर्फ इन्फिनेटिव। अब जीरंडियल इन्फिनेटिव कब होता है और सिर्फ इन्फिनेटिव कब होता है, इसके लिए तो हमें बेसिक की क्लास करनी पड़ेगी, बिकॉज राइट नाउ वी आर जस्ट, हम सिर्फ जो मेन मुद्दे हैं उन्हीं पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो जीरंड का जो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि आपके पास कुछ वर्ब हैं, मेन वर्ब हैं या फ्रेजेस हैं जो कहते हैं कि भाई अगर हमारे बाद तुमने वर्बल नाउन लगाया, याद रखेंगे नॉर्मल नाउन लगाया तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वर्ब से बनाया नाउन लगाया तो हम आईएनजी ही लेंगे, हम 2+V1 नहीं लेंगे। अब यहां पर अभी तक एग्जाम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं वो आया है इंजॉय से रिलेटेड, इंजॉय और वर्थ, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में आए हैं। हालांकि अवॉइड और प्रेफर भी कई बार देखने को मिल जाता है। ये वो वर्ब हैं जिनके बाद अगर आप वर्बल नाउन लगाओगे तो वो वर्ब आईएनजी ही लेगा, वो इन्फिनेटिव यानी 2+V1 नहीं लेगा। जैसे अगर हमने एक सेंटेंस बनाया कि ही enjoys टू सिंग, ये गलत हो गया क्योंकि इंजॉय जो है वो कभी भी 2+V1 नहीं लेता है, वो हमेशा लेगा वर्ब आईएनजी, यानी कि ही इंजॉयज सिंगिंग। इसी तरह से अवॉइड, वर्थ, प्रेफर में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। कल बताया था कि प्रेफर के बाद हम दैन का यूज नहीं करते, टू का यूज करते हैं। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां तो मैम आप कह रही हैं कि टू लगता ही नहीं है, तो दैन की जगह हम टू लगाते हैं, दैन की जगह टू, लेकिन प्रेफर के साथ जो नाउन लगाना है, जिन दो नाउन का कंपैरिजन करना है, उसकी जगह पर आप वर्ब आईएनजी का यूज करते हो, वहां पर हम इन्फिनेटिव का यूज नहीं करते। भाई प्रेफर में हम दो चीजों को प्रेफरेंस देते हैं, तो दो चीजों के बीच में जो हमें लगाना है, यहां पर हमें टू लगाना है, दैन नहीं लगाना। जैसे ही प्रेफर्स राइटिंग टू
टू स्पीकिंग, यहां पर हम than का यूज नहीं करेंगे, यहां पर हम टू का यूज करेंगे। देखिए प्रेफर्ड के बाद जो नाउन फॉर्म आएगा वो आईएनजी में आएगा, लेकिन अगर दो चीजों को आप प्रेफरेंस में रखोगे तो फिर उनके बीच में आप दैन का नहीं टू का यूज करेंगे। सेम हैपन विद इट कैन नॉट हेल्प और इट इज नो यूज। और कई बार बच्चे सिली सी मिस्टेक कर देते हैं। मैंने यहाँ पर इट कांट हेल्प लिखा है, अगर कभी एग्जाम में इट कुडंट हेल्प आ जाए तो भाई इतना दीजिए कि कांट हेल्प और कुडंट हेल्प एक ही चीज है, बस उसका टेंस चेंज हो गया सेम। तो इट कांट हेल्प के बाद भी जीरंड आएगा और इट कुडंट हेल्प के बाद भी जीरंड ही आएगा। अब हम जरा देखें कि टू के बाद तो V1 आता है, दैट इज डिसाइडेड कि टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, लेकिन कई बार हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें टू के बाद V1 नहीं आता, ING आता है। यहां से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। अडिक्टेड टू, अवर्स टू, लुक फॉरवर्ड टू, विद द व्यू टू, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद यूज टू और वर्ब इन सब के बाद जो है वो वर्ब ING आता है। और भी है इसमें प्रोन टू, टेकन टू, ये सब याद रखना है। यहां पर देखेंगे हम, जैसे हम कहेंगे कि ही इज अडिक्टेड टू गैम्बल नहीं, टू गैम्बल नहीं, यहां पर हम कहेंगे ही इज अडिक्टेड टू गैम्बलिंग। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है कि टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन ये सारे एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता बल्कि ING फॉर्म आता है। और क्योंकि ये एक्सेप्शनल केसेस हैं इसीलिए एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो याद कर लीजिएगा, अडिक्टेड टू, एवर्स टू, लुक फॉरवर्ड टू। अब हम बात करें जरा इन्फिनेटिव की, तो कहां पर हम इन्फिनेटिव लगाते हैं, तो वांट, विश, होप, डिजायर, इन सब के बाद हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। एडजेक्टिव जैसे हैप्पी, ग्लैड, इजी, इनके बाद भी हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। ये जीरंड नहीं लेते। देखिए कुछ वर्ब हैं जो जीरंड लेते हैं और कुछ वर्ब हैं जो इन्फिनेटिव लेते हैं। अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और भी है कि टू के अलावा अगर कोई भी प्रपोजिशन आया, जैसे टू के साथ तो V1 लेना है, डिसाइडेड। टू के साथ कुछ हैं जिनमें ING लेना है, जो अभी हमने देख लिया, अडिक्टेड टू, एवर्स टू। लेकिन अगर और कोई प्रपोजिशन आया जैसे ऑन, इन, विद, ऑफ, तो 101% कि इनके बाद ING ही आएगा, इनके बाद फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन इज फॉलोड बाय नाउन और यहां पर हम वर्ब ING का ही यूज करते हैं। जैसे हम अगर कहें कि ही एक्सेल्स इन सिंग नहीं, ही एक्सेल्स इन सिंगिंग। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, वहां पर भी हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, लेकिन और कोई प्रीपोजिशन आया तो फिर हम वर्ब ING का ही यूज करते हैं। मेन वर्ब में जो मेजर क्वेश्चंस हैं वो है जीरंड और इन्फिनेटिव से रिलेटेड। इन्फिनेटिव में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट इज बेयर इन्फिनेटिव एंड स्प्लिट इन्फिनेटिव। फिर आपको वो वर्ब याद कर लेने हैं जिन वर्ब के बाद हम जीरंड यूज करते हैं, टू के बाद जहां पर हम जीरंड यूज करते हैं यानी ING फॉर्म, और कौन कौन से हैं जिनमें हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। अब अगर हम मेन वर्ब से आगे चलें तो हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड और इज, एम, आर, वॉज, वर। डू, डज, डिड में की पॉइंट याद रखना है कि डू, डज, डिड हेल्पिंग वर्ब में आए तो इसके बाद हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। डू, डज, डिड खुद भी मेन वर्ब भी आता है, मेन वर्ब के भी रूप में यूज होता है, लेकिन अगर डू, डज, डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है तो उसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। हैज, हैव, हैड अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है तो हम इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अब यहां पर कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। अगर हम हैज, हैड और हैव, हैड और हैड अगर कभी देखें, अगर ये दो आ गए हों एक साथ तो समझ लीजिए कि जो पहला वाला है आपका वो हेल्पिंग वर्ब है जो टेंस बना रहा है, और जो दूसरा है वो आपका मेन वर्ब है। हैड मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। यहां पर हैड के बहुत से मीनिंग हो सकते हैं, दैट इज ईटन, टेकन, ड्रंक,
एटसेट्रा हैज हैव हैड मेन वर्ब की तरह भी काम करता है, जिसमें उसका मतलब होता है ईट, ड्रिंक, टेक, बाथ एटसेट्रा। यहां पर जो हमने दो वर्ब लिए हैं, हैज हैड, हैव हैड, हैड, इसमें पहला वर्ब जो है हेल्पिंग और दूसरा जो है वो मेन। क्वेश्चन कहां से आएगा, तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो सेकेंड टाइम पे आएगा वो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होना चाहिए, क्योंकि हैज हैव हैड के बाद हम हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ये बहुत ही जरूरी है, ये ध्यान रखना है। इज एम आर वॉज वर्ड से अगर क्वेश्चन आएगा तो याद रखना है इज एम वॉज वर्ड के बाद हम कभी भी वर्ब का फर्स्ट या सेकंड फॉर्म यूज नहीं करते। अगर हम यूज करते हैं तो वर्ब आईएनजी या वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब आईएनजी या वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब आईएनजी दो चीजें बता सकता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस या फिर पार्टिसिपल के रूप में यानी एडजेक्टिव के रूप में। वर्ब का थर्ड फॉर्म भी दो काम कर सकता है, या तो पैसिव वॉइस और या फिर पास्ट पार्टिसिपल के रूप में। ध्यान रखना है इज एम आर वॉज वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट या सेकेंड फॉर्म नहीं आता, या तो वर्ब आईएनजी या वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये आपके हेल्पिंग वर्ब से की पॉइंट्स थे। अब अगर हम आगे चले तो हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास आता है मॉडल्स। मॉडल्स मीन्स विल, शैल, कैन, मे, जितने आपके पास फ्यूचरिस्टिक जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो मॉडल्स की कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन जो मॉडल में आता है वो आता है कंडीशनल सेंटेंस से। अब यहाँ पर अगर बेसिक किसी बच्चे ने पूरा किया हो तो उसे ये पता होगा कि जब हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, कंपाउंड सेंटेंस, तो आप दो विल का यूज एक साथ कर सकते हैं। दो क्लॉजेज में आप विल दो बार लगा सकते हैं। लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो आपका मेन क्लॉज होता है उसको हम विल प्लस V1 देते हैं, लेकिन जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसको हम सिर्फ V1 देते हैं, उसको हम विल नहीं देते। देखिए, कंपाउंड सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस में दो क्लॉजेज में आप विल का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हो तो जो मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज वो होता है जहां पर कंजंक्शन ना यूज हुआ हो, दिस इज मेन, और जहां कंजंक्शन यूज हुआ हो वो सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट को कभी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में विल नहीं मिलता है, उसको हमेशा मेन वाले को ही हम विल देते हैं। अब इसी पे बेस्ड हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। ये स्ट्रक्चर लर्न कर लेना है और इसमें थोड़ी सी और बारीकियां हैं जो मैं बता दे रही हूं। अगर इफ ये याद रखना है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है क्योंकि कंडीशनल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है और यहां पर कंजंक्शन आया है तो ये आपका सबऑर्डिनेट है और ये मेन क्लॉज है। अगर आपके मेन क्लॉज में विल आया है तो सबऑर्डिनेट में हम V1 का यूज करेंगे। अगर हमारे मेन में वुड प्लस V1 आया है तो हम इधर V2 या वर्ब का यूज करेंगे। यहां पर अगर हमारे पास वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है तो हम इधर हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। पहले तो ये स्ट्रक्चर देख लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जरा हम देखें। पहला, नंबर 1, अगर आप दो फ्यूचर प्लानिंग करते हो, दो फ्यूचर प्लान कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, क्योंकि कंपाउंड में तो दो विल यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स में अगर आप दो फ्यूचर प्लान करते हैं और कोई भी कंजंक्शन लगाइए, आप इफ लगाइए, अनलेस लगाइए या व्हेन लगाइए, आप कोई भी कंजंक्शन लगाइए। अगर आप दो क्लॉज अगर आप यूज करेंगे, दो फ्यूचर प्लान, तो आपको याद रखना है पहले में आएगा V1 और फिर दूसरे में आप यूज करेंगे विल प्लस V1। जैसे अगर आपने कहा कि when he comes I will talk to him, जब वो आएगा तो मैं उससे बात करूंगी। लेकिन यहाँ पर विल लगाया है और यहाँ पर हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। याद रखना है as soon as, ये एक और आ जाता है एग्जाम में, as soon as। अगर आपने as soon as का भी यूज किया है तो सेम अप्लाई होगा, पहले में V1 और फिर दूसरे में will प्लस V1। as soon as आया हुआ एग्जाम में, अगर as soon as भी आपने कंजंक्शन लगाया है तो याद रखना है कंजंक्शन वाला सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट को V1 दीजिए और मेन क्लॉज को will दीजिए।
अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कंडीशनल सेंटेंस की। तो अगर आपने सब्जेक्ट के साथ V2 या वर का यूज किया है, ये हाइपोथेटिकल होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि यदि मैं चिड़िया होता, तो हम कहते हैं इफ आई वर अ बर्ड। तो इस तरफ हम फिर वुड का यूज करते हैं। इस वाले कंडीशनल सेंटेंस को आप वर से भी शुरू कर सकते हो। वर आई अ बर्ड। आप वुड से भी स्टार्ट कर सकते हो। वुड आई बी अ बर्ड। आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो कंडीशनल है, ये आप वर से भी स्टार्ट कर सकते हैं और वुड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ द थर्ड वन, अगर इफ के साथ सब्जेक्ट प्लस हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, इस वाले कंडीशनल को आप हैड से भी स्टार्ट कर सकते हो। हैड ही हेल्प्ड मी। आई वुड हैव bought the house। यहां पर आप सेंटेंस को हैड से भी शुरू कर सकते हैं। यहां पर एक बहुत ही मेजर क्वेश्चन है, अगर आप सेंटेंस बट फॉर से स्टार्ट करते हैं, बट फॉर यानी कि विदाउट। बट फॉर का मतलब होता है विदाउट। बट फॉर योर हेल्प यानी तुम्हारी हेल्प के बगैर। आई वुड नॉट हैव डन इट। तुम्हारी हेल्प के बगैर मैंने ये काम नहीं किया होता। याद रखना है, सेंटेंस अगर बट फॉर से स्टार्ट हुआ है तो भी यहां पर हम वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और यहां पर बट फॉर का मतलब होता है विदाउट, और ये काम करता है प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन बट फॉर इज विदाउट एंड दैट इज पार्ट ऑफ स्पीच प्रीपोजिशन। कंडीशनल सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल बहुत क्वेश्चन आते हैं कंडीशनल से, और ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। इस स्ट्रक्चर में मैं फिर से बता दूं, ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सेंटेंस इफ, अनलेस, व्हेन, एज सून एज से अगर शुरू हुआ हो तो जो इनके साथ क्लॉज होगा उसको विल नहीं देना है, विल दूसरे क्लॉज में देना है, और इनके साथ लगाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड वाले में बता दिया आपको कि सब्जेक्ट के साथ अगर आपको हाइपोथेटिकल कंडीशन बनाना है तो हम वर्ब का यूज करते हैं या V2 का। आप सेंटेंस वर्ब से भी स्टार्ट कर सकते हो और वुड से भी। और थर्ड, जो ये इफ सब्जेक्ट हैड से जो सेंटेंस हम बनाते हैं, इस क्लॉज को हम हैड से भी स्टार्ट कर सकते हैं और बट फॉर से भी शुरू कर सकते हैं।